दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 1 लेकर आए। इसमें 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा मॉडर्न इतिहास का शुरुआती जो लम्हे थी वहाँ पे हम पूरा इतिहास आपको बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह से भारत जो है भारत की खोज हुई, भारत के बारे में कैसे जाना, अमेरिका की खोज कैसे हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपसे विनती है, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की खोज किसने की। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या पहले भारत नहीं था जो भारत की खोज की गई। बात ये भी आती है क्या भारत नहीं था जो भारत की खोज की गई। तो दोस्तों यहाँ भारत की खोज का तात्पर्य होता है कि हमने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की। भारत तो पहले से भी था, भारत आज से नहीं, भारत का इतिहास बहुत पुराना है। तो अगर भारत पहले से भी था तो हमने खोज किससे की, समुद्री रास्ते से खोज किया गया भारत का। अब बात आती है किसने किया, तो इसका आंसर होगा दोस्तों वास्को डी गामा। अब बात आती है कि आखिर भारत की खोज समुद्र रास्ते से क्यों की गई। ये बात आती है क्या स्थल मार्ग से व्यापार हो रहा था, तो व्यापार में क्या ऐसी रुकावट आ गई कि स्थल मार्ग से व्यापार रुक गया और समुद्री रास्ते से व्यापार की खोज की गई। तो बात है दोस्तों 1453 ईस्वी में। कब की बात है, 1453 ईस्वी में, जब एक तुर्की में एक स्थान है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है कुस्तुनतुनिया। अब ये क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में उस्मानी साम्राज्य, ये याद रखिएगा, उस्मानी साम्राज्य जिसको हम तुर्की कहते हैं आज, उस्मानी साम्राज्य का क्या हो गया, इस पर अधिकार स्थापित हो गया। अब जैसे उस्मानी साम्राज्य का यहाँ अधिकार स्थापित होता है तो ये क्या करता है कि भारत के साथ जो भी पूर्वी देशों के साथ जो भी व्यापार हो रहे थे उसको उन्होंने बंद करवा दिया। बोला कि हमको इतना टैक्स दो, इतना टैक्स दोगे तो व्यापार होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब टैक्स इतना ज़्यादा हाई था, इतना ज़्यादा कर ज़्यादा था कि जितना सामान, अगर मान लीजिए 10 रुपया का सामान है तो वो 10 रुपया टैक्स अलग से लेता था, 20 रुपया दोगुना सामान हो जाता था। इससे क्या हुआ कि व्यापार की जो रफ्तार थी वो धीरे धीरे कम हो गई। जब व्यापार की रफ्तार कम हो गई तो अब चूंकि ये लोग भारत से मसाला का व्यापार करते थे, अगर मसाला का व्यापार करते थे तो मसाला इससे चाहिए क्योंकि ये मीट मछली खाने वाले इंसान थे। अब इनको बर्दाश्त अंदर से नहीं हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने नाविकों से कहा कि जाइए आप भारत की खोज कीजिए। भारत कहाँ है, खोज के लाइए। तो सबसे पहले इसकी खोज के लिए है ना बार्थोलोम्यू डियाज जो है ये चलते हैं भारत की खोज में। लेकिन क्या होता है बार्थोलोम्यू डियाज के साथ कि ये 1486 ईस्वी में 1486 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसको हम कहते हैं आशा अंतरिप, ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे दक्षिणतम बिंदु है आशा अंतरिप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज करता है 1486 में। ये इससे आगे नहीं जा पाता है ना। बार्थोलोम्यू डियाज 1486 ईस्वी में आशा अंतरिप खोज करता है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं केप ऑफ गुड, इससे आगे ये नहीं जा पाता है ना, इससे आगे का रास्ता इससे मालूम नहीं होता है, तो ये यहाँ से लौट आते हैं। फिर उसके बाद भारत की खोज के लिए दूसरे शख्स निकलते हैं कोलंबस। कौन निकलते हैं, कोलंबस निकलते हैं। ये भारत की खोज में तो जरूर निकलते हैं लेकिन ये पहुंच जाते हैं 1492 ईस्वी में, है ना, कहाँ पहुंच जाते हैं, इंडीज नामक जगह पर जो आज दक्षिण अमेरिका में है। ये इंडीज नामक जगह पे पहुंच जाते हैं और जब ये यहाँ पहुंचते तो यहाँ के लोगों को ये कहते हैं रेड इंडियन। ये याद रखिएगा, ये कहते हैं कि ये रेड इंडियन है ना। यानी कि 1492 ईस्वी में ये इंडीज पहुंचते हैं और यहाँ के व्यक्ति को क्या कहते हैं, रेड इंडियन, जिसे आज हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, है ना दोस्तों। तो कोलंबस कहा जाता है कि इन्होंने किसकी खोज की, अमेरिका की खोज की। किसकी खोज की, अमेरिका। ये यहाँ रखना है दोस्तों कि इन्होंने किसकी खोज की, अमेरिका की खोज की 1492 ईस्वी में। अब बात आती है कि जब 1492 में इन्होंने अमेरिका खोज की, इन्होंने भारत की खोज नहीं की, तो अब इसका नाम, इस जो अमेरिका था इस समय इसका नाम दिया गया नई दुनिया। क्या नाम दिया गया, नई दुनिया इसका नाम दिया गया कि एक नई दुनिया मतलब नई चीजें इनको मिली, इसलिए इनका नाम इन्होंने रख दिया। क्योंकि इससे पहले इस अमेरिका के बारे में किसी को पता भी नहीं था कि यहाँ भी कोई जगह है। जब जगह नहीं थी तो इसका नाम इन्होंने नई दुनिया रख दिया। अब बात करते हैं, चलिए बार्थोलोम्यू डियाज होगा 1486 में आशा खोज करते हैं। कैप्टन कुक, कैप्टन कुक कौन थे, अगर इसकी हम बात करें कैप्टन कुक की, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। कैप्टन कुक ने किसकी की, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यहाँ लिख देते हैं हम दोस्तों,
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? कैप्टन कुक ने। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें डीप से पढ़ना है ताकि दोस्तों हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हमने चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर दिया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, बार्थोलोमेव डियाज ने आसान द्वीप की खोज की और कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की। अब बात आती है कि आखिर कुस्तुनतुनिया पे अधिकार हो गया तुर्की का, तो क्या हुआ? उन्होंने व्यापार बंद हो गया, व्यापार बंद हुआ तो वहाँ के लोग छटपटाने लगे और उन्होंने फिर उसके बाद वास्को डी गामा भारत की खोज पे निकला। लेकिन वास्को डी गामा जब भारत की खोज पे निकला तो यहाँ एक तथ्य बात यह आती है कि जब ये आसान द्वीप पे पहुंचता है, क्योंकि बार्थोलोमेव डियाज पहले ही खोज हुई, इसलिए सबको पता था आसान द्वीप यहाँ है, ठीक है। तो वास्को डी गामा जब पहुंचते हैं आसान द्वीप पर, तो वहां एक व्यक्ति से मिलते हैं, ठीक है। ये गुजराती व्यक्ति होते हैं और इसका नाम जो कहीं कहीं अलग भी है, इसलिए ध्यान रखिएगा, अब्दुल मजीद, ठीक है। कहीं कहीं इसको गुजरात का व्यापारी भी दिखाया गया, क्योंकि ये गुजरात से व्यापार करते थे इसलिए गुजरात व्यापारी भी कहा गया इसे। अब्दुल मजीद नाम था। इन्होंने ही वास्को डी गामा को वह कंपास दिया, वह दिशा सूचक यंत्र दिया कि आप इस रास्ते से चलिए, आप भारत पहुंच जाएंगे। और वास्को डी गामा क्या हुआ? भारत पहुंच गया, है ना दोस्तों। तो अब भारत की खोज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार किया। अब वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा, सबसे बड़ी बात यह भी है वास्को डी गामा पहुंचा तो कहां पहुंचा? तो वास्को डी गामा जब भारत पहुंचता है तो सबसे पहले ये केरल पहुंचता है। कहां पहुंचता है? केरल। और केरल में कहां पहुंचता है? ये बात भी आती है कि जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो केरल में कहां पहुंचा? अब केरल में कहां पहुंचा? तो केरल में ये पहुंचा था कालीकट बंदरगाह पर। कहां पर पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह, ये केरल में है। और वहां पर एक द्वीप है जिसका नाम था कप्पक डाबू। ये द्वीप याद रखिएगा। केरल में पहुंचा, कहां पहुंचा? कालीकट में पहुंचा। कालीकट में कहां? कप्पक डाबू। और उसमें कालीकट का राजा कौन था? राजा जमोरिन था। इतने तथ्य आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे ये वहां पहुंचा वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया गया, पूरी जोर शोर के साथ स्वागत किया गया कि कोई नया मेहमान हमारे देश आया है, और उसका स्वागत में जमोरिन लग गया और जमोरिन भारत से व्यापार करने की अनुमति उसे दे देता है। इस तरह से भारत की खोज भी और भारत का व्यापार। सो भारत की खोज का मतलब क्या हुआ? समुद्र के रास्ते से पता लगाया गया कि भारत है कहाँ, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भारत पहले था ही नहीं, हम उसे खोज निकाले, है ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले दोस्तों हम कुछ प्रमुख खोजें देख लेते हैं। सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट, ये दो नाम याद रखिएगा। इसने किसकी खोज की? इसने खोज की थी न्यू फाउंडलैंड द्वीप। ये क्या है? न्यू फाउंडलैंड द्वीप। ये कहाँ है? ये कनाडा में स्थित है। और न्यू फाउंडलैंड द्वीप की खोज किसने की? सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट। अमेरिगो वेस्पूसी, ये इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस की मृत्यु हो जाती है 1502 ईस्वी में, उसके बाद अमेरिगो वेस्पूसी फिर से अमेरिकी महाद्वीप पे जाते हैं और इसी के नाम पर 1503 ईस्वी अमेरिका जाते हैं और इसी के नाम पर इस महादेश का नाम क्या रख दिया गया? अमेरिका। क्यों रखा गया? अमेरिगो वेस्पूसी जब वहां जाते हैं तो वहां के जब संसाधनों को देखते तो वहां सोने चांदी की भंडार भरी हुई थी, तो उन्होंने वहां से सोना चांदी लाता है तो यूरोपियन कंट्री जो थे बहुत खुश हो जाते हैं। चलो एक नई दुनिया खोज भी और वहां सोना चांदी की भंडार है, वहां से सारा सामान उठा करके हम लाएंगे, इसलिए इसके नाम पर इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ गया। अब उसके बाद अगर हम कैब्रल की बात करें तो कैब्रल कौन था? इन्होंने ब्राजील की खोज की थी। ये याद रखिएगा, इन्होंने किसकी खोज की थी? ब्राजील, जो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। अब कैब्रल ने ब्राजील की खोज की। मैगलन ने क्या किया था? तो 1519 से 21, ये याद रखिएगा डेट, 1519 से 21 में इन्होंने पूरी दुनिया का समुद्र के रास्ते चक्कर लगाया। 1519 से 1521 के बीच इन्होंने क्या किया? पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। किसने? मैगलन। ये क्वेश्चन पूछा गया। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते। अगला क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी कौन था? मतलब यूरोप की जो पहली कंपनी कौन थी जो भारत आई थी? तो दोस्तों हम सभी को पता होगा कि भारत आने वाला पहला जो यूरोपीय देश था वह कौन था? पुर्तगाल था। पुर्तगाल ही था जो भारत सबसे पहले आया था। कब आया था? वास्को डी गामा जब आया था 1498 ईस्वी में, ठीक है। ये क्या आया था? भारत आया था। अब बात आती है कि पुर्तगाल जब भारत आया तो
इसकी कंपनी की भी स्थापना कब होती है? 1498 ईस्वी में होती है, याद रखिएगा। उसका दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डच ईस्ट इंडिया डच कंपनी की जो स्थापना होती है, स्थापना कब होती है? 1602 ईस्वी में। ईस्ट अंग्रेज की कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसकी स्थापना सभी को पता है 1600 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद चौथा ऑप्शन है डेनिस जो था वो डेनमार्क की कंपनी थी और इसकी स्थापना कब होती है? 1616 ईस्वी में। डेनिस याद रखिएगा 1616 ईस्वी में। अब बच गया फ्रांसीसी की कंपनी की स्थापना कब होती है? 1664 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। पुर्तगाली 1498, डच 1602 ईस्वी, अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी, डेनिस जिसको हम डेनमार्क कहते हैं 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसी 1664। अगले हम चार्ट के माध्यम से हम इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। दो और देश का नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है। स्वीडिश, ये याद रखिएगा, स्वीडिश भी भारत आए थे। ठीक है, तो स्वीडिश कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में होती है। और दूसरा ऑप्शन है कि इसको पूछा जाता है कि कौन किसके बाद आया, मतलब कि भारत आने का क्रम क्या था। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाल आया, 1 नंबर में पुर्तगाल आया, 2 नंबर में डच आया। आप कहिएगा सर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में स्थापना हुई, डच का 1602 में आया, तो डच किससे पहले है? दोस्तों ये बात सही है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई, लेकिन ये भारत में जो आया था वो 1608 ईस्वी में आया था पहली बार। तो उससे पहले ना डच आ गए थे 1602 ईस्वी में ही। इसलिए पहला पुर्तगाल, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, फिर डेनिस कंपनी आई थी, फिर फ्रांसीसी आई और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में स्वीडिश कंपनी आई, है ना दोस्तों। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमने चार्ट के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश किया कि यूरोपीय वाणिज्य कंपनी का भारत आगमन कब हुआ। पुर्तगाल, इसकी कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में होती है। पहला फैक्ट्री ये कोचीन में स्थापित करता है। डच नीदरलैंड, इसकी कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है। पहले फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में करता है। तीसरा अंग्रेज आया था, 16 ईस्वी में इसी कंपनी की स्थापना होती है और पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया? मछलीपट्टनम में। डेनिस था 1616 ईस्वी में आया, ये कहाँ पहला फैक्ट्री लगा इसका कोई हमें पता नहीं है। ये चौथी बार। उसके बाद पांचवी में कौन आया? फ्रांसीसी आया, 1664 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है और पहला फैक्ट्री जो कहाँ लगाता है? सूरत में लगाता है। और सबसे लास्ट में स्वीडिश आया, 1771 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई और पहला फैक्ट्री कहाँ लगा इसकी हमें जानकारी नहीं है। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि हमें पता है कि सभी को पता है कि सबसे पहले भारत कैप्टन हॉकिंस आया था, लेकिन भारत आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो भारत आने वाला पहला जो ब्रिटिश नागरिक था वह था जॉन मिल्टन हॉक। ये कौन था, है ना? ये कब आया था? ये आया था 1559 ईस्वी में। कब आया था? 1559 ईस्वी में आया था, लेकिन ये स्थलीय मार्ग के द्वारा आया था। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये किसके माध्यम से आया था? स्थलीय के थ्रू ये आया था, स्थल मार्ग से आया था जॉन मिल्टन हॉक। अब उसके बाद बात आती है सर थॉमस रो। सर थॉमस रो भारत कब आया था? सभी को पता है 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में ये सबसे पहले कहाँ पहुंचा? ये सबसे पहले सूरत पहुंचा। कहाँ पहुंचा? सूरत। और जहांगीर से मुलाकात 1616 ईस्वी में करता है। ठीक है, ये कहाँ? 1616 ईस्वी में कहाँ करता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगरा में ये 1616 ईस्वी में जहांगीर से मुलाकात करता है। ये अब कहिएगा सर ये 1 साल लग गया इसको पहुंचने में? नहीं, ये दिसंबर की घटना है जब वो भारत पहुंचा और ये जनवरी की घटना है जब वो उससे मिला, सर थॉमस रो। अब आते हैं कैप्टन हॉकिंस जो था। कैप्टन हॉकिंस ये 1608 ईस्वी में भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1608 ईस्वी में ये भारत पहुंचा था और इसके साथ एक और व्यक्ति आए थे जिसका नाम था थॉमस वर्ल्डवर्थ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस जो था वह उसके जहाज का नाम क्या था? पहला जहाज जो जिससे वो भारत आया था वह क्या नाम था? तो उसके जहाज का नाम था हेक्टर। ये याद रखिएगा, हेक्टर नामक जहाज से वो भारत पहुंचा था। ये आपको याद रखना, किसके साथ? थॉमस वर्ल्डवर्थ के साथ। एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पूछा जाता है कि पहला डच यात्री कौन था? पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा था? डच
ठीक है, पहला डच यात्री था कार्नेलिस द हस्तमान, ये याद रखिएगा, कार्नेलिस कार्लेनिस द हस्तमान, ये याद रखिएगा, है ना। ये पहला डच यात्री था जो भारत पहुंचा था, ठीक है, कब? 1596 ईस्वी में, ये डेट भी याद रखिएगा, 1596 ईस्वी में ये पहला डच यात्री था जो भारत पहुंचा था, है ना दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था? जॉन मिल्टन होग, ठीक है। अब बात आती है कि सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस, ये किसके दरबार में आया था? ये जहांगीर के दरबार में आया था, ये याद रखिएगा कि सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था। तो दोस्तों यहाँ याद क्या रखना है कि सूरत में फ्रांसीसी ने 1668 ईस्वी में, कोचीन में पुर्तगालियों ने किया था 1498 ईस्वी में, और मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी, और दूसरा डच कंपनी ने 1605 ईस्वी में। ये चारों चीज हमें याद रखना, एग्जाम पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पूरा डिटेल के साथ आए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? यानी कि जब पुर्तगाली ने अपना शासन स्थापित किया, ठीक है, तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों फ्रांसीसी डी अल्मेडा, ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था। और इसी अल्मेडा ने एक पॉलिसी लाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, सभी को पता होगा। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वह किसने लाया था? अल्मेडा ने लाया था। अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या है? ये इन्होंने क्या किया था? अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में आदिल शाह यूसुफ, ये नाम याद रखिएगा, आदिल शाह यूसुफ, इससे इन्होंने क्या प्राप्त किया था? इससे इन्होंने गोवा को प्राप्त किया था। किसको प्राप्त किया था दोस्तों? गोवा को। किसने प्राप्त किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। इस 1510 ईस्वी में आदिल शाह यूसुफ से गोवा को प्राप्त किया था। न्यू डू कुन्हा, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपना जो सरकारी कार्यालय था, किसको? सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा ले गया। कोचीन से कहां ले गया? गोवा ले गया सरकारी कार्यालय को। किसको ले गया? सरकारी कार्यालय। किसको ले गया दोस्तों? सरकारी कार्यालय को कहां से ले गया? कार्यालय को कहां से ले गया? कोचीन से गोवा ले गया। न्यू डी कुन्हा। डुप्ले कौन था? ये फ्रांसीसी गवर्नर था। कौन था डुप्ले? डुप्ले कौन था दोस्तों? ये फ्रांसीसी गवर्नर था, जो हम आपको अगले क्वेश्चन में बताने वाले हैं डुप्ले के बारे में। तो दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांसीसी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था समुद्र में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में आदिल शाह यूसुफ से गोवा लिया। और न्यू डी कुन्हा जो है ये अपने सरकारी कार्यालय को कोचीन से कहां ले गया? गोवा ले गया। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? यानी इससे पहले हम पुर्तगाली गवर्नर पढ़े, अब हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी गवर्नर पहला कौन था। तो सबसे पहला था दोस्तों डुप्ले, ये आधा पुआ होगा, डुप्ले था पहला फ्रांसीसी गवर्नर, ठीक है। अब उसके बाद आता है ड्यूमा। ड्यूमा क्या हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला, ये याद रखिएगा नाम, मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको नवाब की उपाधि दी थी ड्यूमा को। किसकी उपाधि दी थी? नवाब की उपाधि दी थी ड्यूमा को। किसने दिया था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको किसकी उपाधि दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। किसको दी थी? ड्यूमा को। काउंट लिली कौन था? ये भी बात आती है। काउंट लिली और आयरकाट, काउंट लिली और आयरकूट कौन था? ये दोनों याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा, एक युद्ध होता है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, इस युद्ध का नाम है दोस्तों वांडीवास का युद्ध। क्या नाम है? वांडीवास का युद्ध होता है। वांडीवास का युद्ध होता है। कब होता है? 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है। उसमें काउंट लिली जो था ये फ्रांस का सेनापति था उस समय। काउंट लिली कौन था? फ्रांस का सेनापति था। और आयरकूट जो था ये अंग्रेजी सेनापति था। कौन था आयरकूट? अंग्रेजी सेनापति था। कौन? आयरकूट। और काउंट लिली कौन था? फ्रांसीसी सेनापति। कौन सा युद्ध था? वांडीवास का युद्ध था। कब हुआ? 1760 ईस्वी में। दोस्तों चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? तो दोस्तों याद है, पूर्वी तट याद रखिएगा, ये दो जगह थी, बालासोर और हरिहरपुरा दोनों, यानी ए और बी ऑप्शन दोनों होगा। यानी बालासोर और हरिहरपुरा में इन्होंने अपना पहला पूर्वी तट पे, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा पूर्वी तट, और इससे पूछेगा तो क्या होगा? अभी हम कुछ पहले ही क्वेश्चन में आपको बताए हैं, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में किया था। लेकिन अगर पूछेगा पूर्वी तट पर, क्या पूछेगा? पूर्वी तट पे पूछेगा तो क्या होगा? बालासोर और हरिहरपुरा दोनों, ये दोनों ऑप्शन याद रखिएगा, बालासोर और हरिहरपुरा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंट जॉर्ज किला कहाँ है? सेंट जॉर्ज किला कहाँ है? तो दोस्तों ये मद्रास में है, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था सेंट जॉर्ज किला। और किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा, फ्रांसिस डे। सेंट जॉर्ज किला किसने किया था? फ्रांसिस डे ने सेंट जॉर्ज किला का स्थापना किया। ये किला था, इसका स्थापना किया था, कब किया था? 1639 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने क्या किया था? मद्रास में सेंट जॉर्ज किला का स्थापना किया था। अब है कलकत्ता में दोस्तों, कलकत्ता में भी एक किला की स्थापना हुई थी, उस किला का नाम क्या है? फोर्ट विलियम। क्या नाम है? फोर्ट विलियम। ये किला था जो कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। कब किया गया था? तो फोर्ट विलियम की स्थापना 1700 ईस्वी में हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? कलकत्ता में फोर्ट विलियम की। बंबई में दोस्तों, अगर हम बंबई की बात करें तो 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किया था। किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका स्थापना किया था रॉबर्ट क्लाइव। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम किला। किला का मतलब क्या होता है? उसमें जैसे मान लीजिए जहाँ कंपनी है, कंपनी जैसे अपना फैक्ट्री स्थापित किया, उसके चारों सुरक्षा के लिए वो किला डालते थे, ठीक है। तो उसी सेंट जॉर्ज किला जो मद्रास में था, कलकत्ता में फोर्ट विलियम स्थापना 1700 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने करता है। अब दो किला और आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। पुलिकट में, एक पुलिकट में हुआ था, पुलिकट में इस किले का नाम क्या था? फोर्ट गोल्डिया। ये याद रखिएगा, फोर्ट गोल्डिया ये किला था जो पुलिकट में स्थापित हुआ था, ठीक है दोस्तों। एक और याद रखना है आपको, पांडिचेरी में किस किला की स्थापना हुआ था दोस्तों? फोर्ट लुई किला का। फोर्ट लुई किला जो था वो पांडिचेरी में था। और एक और याद रखिएगा दोस्तों, चीनसूरा, ये चीनसूरा में दोस्तों फोर्ट गुस्ताउस, ये याद रखिएगा, फोर्ट गुस्ताउस। ये जो फोर्ट गुस्ताउस किला था, इसकी स्थापना चीनसूरा में हुआ था। पांडिचेरी में एक दोस्तों आश्रम है, उस आश्रम का नाम, या ये पांडिचेरी नाम है तो याद आ गया हमें दोस्तों, श्री अरविंदो आश्रम। कितनी बार ये पूछा गया है कि श्री अरविंदो आश्रम कहाँ है? पांडिचेरी में। ये सारे किला याद रखिएगा। फोर्ट विलियम 1700 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्थापित किया गया था। मद्रास में फ्रांसिस डे के द्वारा 1639 ईस्वी में। पुलिकट में फोर्ट गोल्डिया था। पांडिचेरी में फोर्ट लुई था। चीनसूरा में फोर्ट गुस्ताउस था, है ना दोस्तों। ये सारे किला याद रखना है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुंबई के संस्थापक कौन थे? मुंबई जो संस्थापना हुआ था उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, तो इसका बी नंबर आंसर होगा दोस्तों। मुंबई के संस्थापक जो थे वो गेराल्ड ओंगियार थे, ठीक है दोस्तों। ये गेराल्ड ओंगियार थे मुंबई के संस्थापक। दोस्तों अब आते हैं जॉब चर्नोक। जॉब चर्नोक कौन थे? ये कलकत्ता के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे दोस्तों? कलकत्ता के। ये याद रखिएगा, कलकत्ता के अगर संस्थापक पूछेगा आपसे तो कौन थे? जॉब चर्नोक। अब आता है कि फ्रैंको मार्टिन, ये कौन थे? ये पांडिचेरी के संस्थापक थे। पांडिचेरी के संस्थापक कौन थे? फ्रैंको मार्टिन। फ्रांसिस डे, अब ये बताए दोस्तों किसके थे? मद्रास के संस्थापक थे। किसके थे? मद्रास। फ्रांसिस डे किसके थे? मद्रास के संस्थापक थे। ये चारों याद रखिएगा दोस्तों। गेराल्ड ओंगियार हो गए मुंबई के, जॉब चर्नोक हो गए कलकत्ता के, फ्रैंक मार्टिन हो गए पांडिचेरी के, और फ्रांसिस डे हो गए मद्रास के, है ना दोस्तों। ये चारों याद रखिएगा, चारों क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जॉन सरमन मिशन भारत कब आया था?
1715 ईस्वी में ये भारत आया था। अब आते हैं कि आखिर ये जॉन सरमन मिशन जो आया था इसकी अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखें, जिसके नाम पर मिशन होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जॉन सरमन थी। अब ये किसके समय आया? उस समय शासक कौन था? मुगल शासक था फर्रुखसियर। कौन था? फर्रुखसियर इस समय मुगल शासक था, फर्रुखसियर। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटित होती है जो कहीं ना कहीं प्लासी युद्ध और बक्सर के युद्ध के लिए जिम्मेवार होते हैं। अब कहिएगा सर कौन सी घटना यहाँ घटित होती है? जॉन सरमन के साथ एक उसमें जो है क्या कहते हैं व्यक्ति आते हैं। जॉन सरमन के साथ एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम था विलियम मिल्टन। ये याद रखिएगा, इस व्यक्ति का नाम था विलियम मिल्टन। ये कौन था? ये एक वैद्य थे, मतलब वैद्य मतलब एक डॉक्टर थे, ठीक है। फर्रुखसियर एक बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। इसकी बीमारी को इन्होंने जो विलियम मिल्टन ने क्या किया? ठीक कर दिया। किसने ठीक किया? विलियम मिल्टन ने फर्रुखसियर की बीमारी को ठीक कर दिया, जिससे खुश होकर मुगल शासक फर्रुखसियर ने क्या किया कि दस्तक जारी किया, ठीक है, दस्तक जारी किया। और उस दस्तक का नाम था शाही फरमान। ये मतलब दोस्तों ऐसा फरमान था, ऐसा दस्तक था कि बंगाल में अंग्रेजों को इन्होंने क्या किया कि दस्तक जारी करके कर फ्री कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया कि कर फ्री कर दिया। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, है ना, कि आप जाइए व्यापार कीजिए और आपको हम कर फ्री कर देते हैं। शाही फरमान जैसे इसके बाप का हो, इन्होंने अपना जारी कर दिया फर्रुखसियर ने। और यही घटना जो है, इसी घटना के बाद प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि इसी दो घटना ने क्या किया? इस दोनों युद्ध को प्रोत्साहित किया। वो आगे हम बताएंगे क्यों हुआ नहीं हुआ, आगे चलेंगे, हम आगे बात करेंगे दोस्तों। और उसके बाद एक इतिहासकार होते हैं, ब्रिटिश इतिहासकार ओर्म। याद रखिएगा इतिहासकार का नाम ओर्म। इन्होंने शाही फरमान को क्या कहा पता है? कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। सोचिए कितनी बड़ी शाही फरमान थी, इन्होंने कंपनी का मैग्ना कार्टा जो है इसको कह दिया कि ये कंपनी के लिए सबसे बड़ी कील साबित हुई। ऐसा शाही फरमान इन्होंने जारी किया था। 1715 ईस्वी में जॉन सरमन मिशन आया था, जब उसके अध्यक्षता जॉन सरमन मिशन थे उसमें। अब सोच लीजिए कि भारत की दुर्दशा लिखने वाला पहला व्यक्ति यही था फर्रुखसियर, जिन्होंने शाही फरमान जारी करके यह साबित कर दिया कि उस समय जो मुगल शासक थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। नहीं तो उस अंग्रेज की ऐसी औकात नहीं जो भारत के सामने आंख दिखा दे। लेकिन कुछ शासक ऐसे हुए जो हमारे ही भारत की दुर्गति को लिखा, उनमें से एक थे फर्रुखसियर। हम आगे बताएंगे कि फिर इसका किस तरह से बक्सर की युद्ध और प्लासी के युद्ध में इसका दुरुपयोग हुआ और उसके कारण युद्ध हुआ, है ना दोस्तों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया? यानी द्वैध शासन को किसने लाया था? भारत में सर्वप्रथम द्वैध शासन को लाने वाला रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, जिन्होंने भारत में क्या किया? द्वैध शासन लाया। और कहाँ लाया था? बंगाल में। ये याद रखना है, बंगाल में द्वैध शासन को लाया गया था। अब बात आती है कि लियोनार्ड कार्टिस कौन था? इसको हम द्वैध शासन का जन्मदाता कहते हैं। लियोनार्ड कार्टिस को हम क्या कहते हैं? द्वैध शासन का जन्मदाता। इन्होंने ही द्वैध शासन को सबसे पहले मतलब लाया था, या उसको पूरे विश्व में दिखाया कि द्वैध शासन क्या होता है। अब दोस्तों बात आती है वेलेस्ली कौन था? वेलेस्ली सहायक संधि इसको कहा जाता है। सहायक संधि को इन्होंने भारत में लागू करवाया था, सहायक संधि को इन्होंने लाया था। हेस्टिंग्स कौन था? इन्होंने द्वैध शासन को समाप्त किया था। इसने क्या किया था? द्वैध शासन को समाप्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था और लियोनार्ड कार्टिस जो था ये इसके जन्मदाता थे। और हेस्टिंग्स जो था इन्होंने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, है ना दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, वेलेस्ली जो सहायक संधि के जन्मदाता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल का गवर्नर, पहला गवर्नर कौन था?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि बंगाल का जो पहला गवर्नर था वह कौन था, है ना। तो इसको समझते हैं। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर था वह था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर था। अब दूसरी बात आती है कि इसमें 4-5 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अगर पूछेगा पहला गवर्नर जनरल कौन था तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ये याद रखिएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन अगर यही आपसे पूछेगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो क्या होगा? विलियम बेंटिंग। क्या होगा? विलियम बेंटिंग। अब ये विलियम बेंटिंग कब बना? तो ये 1833 का चार्टर एक्ट आता है, उसमें यह कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वही क्या होगा? पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। अब उसके बाद आती है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। कब ये थे? तो ये थे 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बाद जब कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, अब कहा गया कि अब भारत पे जो शासन करेगी वह कौन करेगी? भारत पे डायरेक्ट जो है इंग्लैंड शासन करेगी। तब जाकर के इसका अंतिम गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कैनिंग। तो उस समय 1857 क्रांति में यही थे गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल के स्थान पे अब नया पद लाया गया और वह कौन सा पद था? वायसराय का। वायसराय का। तो भारत का प्रथम वायसराय भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे। अब पूछेगा भारत का अंतिम वायसराय, है ना। अगर आपसे पूछा गया कि भारत का अंतिम वायसराय बताइए क्या था, तो अंतिम वायसराय कौन थे? जो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, जिन्होंने माउंटबेटन योजना लाई थी, वही थे भारत के अंतिम वायसराय, माउंटबेटन, है ना। अगर आपसे पूछ दिया कि अगर मान लीजिए कि भारतीय कौन थे, भारतीय वायसराय कौन थे, एकमात्र भारतीय वायसराय बने थे, वह कौन थे? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना दोस्तों। इससे आपको क्या होगा? पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला जो समाचार पत्र था वह कौन था? तो सबको पता होगा, बंगाल गजट था भारत का पहला समाचार पत्र। किसने इसे जारी किया था? तो इस व्यक्ति का नाम था जेम्स ए हिक्की। किसने किया था? जेम्स ए हिक्की ने किया था। कब किया था? ये भी याद रखने वाली चीज है, 1780 ईस्वी में। कब किया था? 1780 ईस्वी में। कहां से किया था? कलकत्ता से किया था। किसने किया था? जेम्स हिक्की ने। कौन सा समाचार पत्र था? बंगाल गजट था। अब यंग इंडिया, यंग इंडिया जो है ये पुस्तक है किसकी? महात्मा M.K. गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी की, M.K. गांधी की ये पुस्तक है। अमृत बाजार पत्रिका, ये है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, यही वो पत्रिका थी जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब आया था उसके शिशिर कुमार घोष थे। ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बाद ये इन्होंने अपनी जो पत्रिका थी इसको इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी में अनुवाद करवा लिया था। क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या कहा गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में कहा गया था कि भारत में वही समाचार पत्र चलेंगे जो अंग्रेजी में होंगे, और अन्य भाषा की जो भी समाचार पत्र है उसको बंद कर दिया गया था। केसरी कौन थे? केसरी के संपादक कौन थे? तो सभी को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक। केसरी के कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ये केसरी के संपादक थे, है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा, यंग इंडिया M.K. गांधी के थे, बंगाल के जेम्स ए हिक्की, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, ठीक है, और केसरी बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, जो भारत में शासन करने के लिए जो कानून बनाई गई थी, वह पारित हुई थी 1773 ईस्वी में। इसमें क्या क्या बातें कही गई? पहला पॉइंट हम देखेंगे तो बंगाल में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। बंगाल में जो द्वैध शासन था उसे क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। दूसरी पॉइंट क्या थी कि जो बंगाल क्षेत्र का गवर्नर था,
बंगाल का जो गवर्नर था अब उसको क्या कर दिया गया, कहा गया कि नहीं अब ये गवर्नर नहीं, ये बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। अगर आपसे पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट किसके पारित हुई थी, तो ये पारित हुई थी वारेन हेस्टिंग के समय। वारेन हेस्टिंग के समय ये क्या हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुई थी हेस्टिंग्स। तो अगर ये वारेन हेस्टिंग के समय पारित हुई थी, तो अब बात आती है कि वारेन हेस्टिंग जो थे ये बंगाल के अंतिम गवर्नर भी थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। ये याद रखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग थे और बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कौन था, हेस्टिंग, क्योंकि यही तो बना बाद में, है ना। तो ये दो बात उसमें मुख्य रूप से कही गई थी, पहला कि बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और दूसरा बंगाल का जो गवर्नर होगा वो अब क्या होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शाही फरमान किसने जारी किया। ये जो शाही फरमान था, ठीक है, जो कब जारी किया गया, 1717 ईस्वी में, ये किसने जारी किया था, तो उसमें मुगल शासक कौन थे, फर्रुखसियर थे। इन्होंने ही क्या किया था, जारी किया था किसको, शाही फरमान को। अब बात आती है कि शाही फरमान क्या होता था। शाही फरमान एक तरह से अंग्रेजों को दस्तक दिया गया, है ना। दस्तक में क्या कहा गया कि जाइए आप बंगाल में कर फ्री होकर के व्यापार कीजिए, मतलब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बाकी आप व्यापार कर सकते हैं। ये दस्तक, और इसी दस्तक की वजह से आगे चल कर के प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध होगा, है ना दोस्तों। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि शाही फरमान क्या था और किसने जारी किया था, फर्रुखसियर ने। क्यों किया था, क्योंकि एक इनको गंभीर बीमारी थी जिसको एक अंग्रेजी आया था जॉन मिल्नर, उसने क्या किया, इसको ठीक कर दिया। 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया, तो ये याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो होती है, न्यायालय की जो स्थापना होती है, ये छूट गया दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह कलकत्ता में किया जाता है। कब, 1774 ईस्वी। एक्ट अगर आपसे पूछेगा तो एक्ट याद रखिएगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1772 ईस्वी की अगर हम बात करें दोस्तों, 1772 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1772 ईस्वी में हम क्या देखते हैं, 1772 ईस्वी में क्या हुआ, प्रत्येक जिले में, किसमें, प्रत्येक जिले में फौजदारी, कौन सी, फौजदारी एवं दीवानी न्यायालय की स्थापना की गई। कब, 1772 ईस्वी में। और 1774 में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, कहाँ हुई, कलकत्ता में। अब एक बात और यहाँ याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है कि 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में मदरसा की स्थापना की गई, ठीक है, कि कब की गई, 1773 ईस्वी में, ठीक है, क्या मदरसा की स्थापना की गई। अब बात आती है कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, इसके पहले न्यायाधीश कौन थे, प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम न्यायाधीश दोस्तों थे सर एलिजा इम्पे। क्या थे, सर एलिजा इम्पे, इसके पहले न्यायाधीश थे, ठीक है। कलकत्ता में पहले न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे, न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे पहले न्यायाधीश थे। कहाँ थे ये, 1773 ईस्वी में, कलकत्ता में 1774 ईस्वी में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, इसके पहले न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में न्यायिक सेवा, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता, न्यायिक सेवा का जन्मदाता कौन था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता, तो इसको हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। इसको कहा जाता है वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो भारत में क्या थे, न्यायिक सेवा का जन्मदाता। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहाँ पर, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की जाती है, याद रखिएगा। और 1772 ईस्वी में फौजदारी एवं दीवानी न्यायालय की स्थापना की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में। अगर आपसे तारीख पूछेगा तो तारीख याद रखिएगा 23 जून को,
है ना। 23 जून को 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। ये किसके किसके बीच होता है? तो ये होता है अंग्रेजों एवं बंगाल के उस समय नवाब थे, कौन थे? सिराजुद्दौला। ये याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच होता है? 23 जून को अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो जाती है, सिराजुद्दौला हार जाता है। अब बात आती है कि प्लासी का युद्ध हुआ क्यों। हमने आपको एक शाही फरमान पढ़ाया था, ठीक है, किसने जारी किया था? अभी तुरंत हमने आपको बताया कि शाही फरमान जो था, है ना, ये किसने जारी किया था? तो फर्रुखसियर ने जारी किया था। 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी हुआ। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों को दस्तक फ्री दिया गया, यानी कर फ्री व्यापार करने की अनुमति दी गई। ये सिर्फ अंग्रेजों के कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको दिया गया था, इसके अलावा किसी और को नहीं दिया गया था। अब इसका गलत फायदा अंग्रेजों ने उठाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने क्या क्या कैसे गलत फायदा उठाया? इन्होंने ये अपना जो शाही फरमान थे, इसको ये क्या करते थे, दूसरे व्यापारी के हाथों बेच देते थे। यानी जो कंपनी के कर्मचारी थे वो थे ही, लेकिन दूसरे के हाथों भी बेच करके वहां से भी वो मुनाफा कमाते थे। अब यह बात बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आई। उन्होंने अंग्रेजों को बार बार मना किया, लेकिन अंग्रेजों अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे थे। तो जब वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे थे अंग्रेज, तो सिराजुद्दौला मजबूरन होकर के क्या किया, अंग्रेजों पे आक्रमण कर दिया। अब बात आती है कि आखिर ये हार क्यों गए? सिराजुद्दौला के पास इतनी विशाल सेना होने के बावजूद क्यों हार गए? सिराजुद्दौला का सेनापति रहता है मीर जाफर। देखिए कैसे भारतीय राजा अपने आपस में कट करके मर गए और अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। तो इसका सेनापति कौन रहता है? मीर जाफर। ये याद रखिएगा नाम, ठीक है। मीर जाफर को ये क्या करता है, अंग्रेज अपने में मिला लेता और कहता कि तुम हमको साथ दो, हम तुमको इस युद्ध जीतने के बाद तुमको गद्दी पर बैठा देंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अंग्रेज प्रलोभन देता है मीर जाफर को, तुम आओ हम तुमको गद्दी पर बैठा देंगे। फिर अंग्रेज ने क्या किया, सिराजुद्दौला के अंदर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे, उसमें से कौन कौन थे? राय दुर्लभ, ठीक है, जगत सेठ, ये सब नाम याद रखिएगा, जगत सेठ। और उसके बाद कौन थे? अमीर चंद, ठीक है। जगत सेठ को बैंकर भी कहा जाता था उस समय। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन सबको, जो ये सिराजुद्दौला के क्या थे, विरोधी थे, इन सबको अपने में मिला लिया, ठीक है। सबसे मेन तो था मीर जाफर ना, क्योंकि वो सेनापति था। अब सेनापति ही जाके विरोधियों से मिल जाए तो वो कैसे राजा ये सोचेगा कि हम युद्ध जीतेंगे? संभव ही नहीं थी। तो सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है और 1797 प्लासी के युद्ध हारने के बाद अब क्या होता है ना कि जब ये प्लासी का युद्ध हार जाते हैं तो मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। मीर जाफर यह सोच के अंग्रेजों का साथ देता है कि चलो अंग्रेज है, 1-2 साल देखेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अंग्रेजों को भगा देंगे, है ना। तो लेकिन यह बात नहीं होती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब अंग्रेज नहीं मानते हैं तो उसके बाद मीर जाफर जब मनमानी करने लगता है, जब अंग्रेजों के फेवर में काम नहीं करता है, तो मीर जाफर को फिर गद्दी से हटा करके इसका दामाद रहता है मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया जाता है, ठीक है। और मीर कासिम गद्दी पर मीर जाफर के बाद बैठते हैं, है ना दोस्तों। तो अब जैसे ही ये अंग्रेज जीत जाते हैं, बंगाल को जीत लेते, प्लासी की युद्ध जीते मतलब बंगाल को जीत लेना, तो बंगाल की उप दीवानी दी जाती है। बंगाल को 2 भाग में बांटा जाता है। इसमें 2 भाग में, पहला बंगाल, दूसरा बिहार, ठीक है। तो बंगाल की जो उप दीवानी है वह किसको दे दी जाती है? मोहम्मद रजा को दी जाती है। किसको दी जाती है? मोहम्मद रजा को। और बिहार की दीवानी जो है किसको दी जाती है? सिताब दियार को। ये याद रखिएगा दोस्तों। यानी कि जब प्लासी का युद्ध जीत जाता है तो बंगाल 2 भाग में बांट जाता है, बंगाल और बिहार। बंगाल की उप दीवानी मोहम्मद रजा को और बिहार की उप दीवानी सिताब दियार को दे दी जाती है ना दोस्तों। तो ये प्लासी युद्ध था, क्यों हुआ? तो वही शाही फरमान सारा खेल था, ठीक है। और बाकी अब प्लासी के युद्ध के बाद जब मीर कासिम राजा बनेगा, शासक बनेगा, बंगाल का नवाब बनेगा, फिर उसके बाद नई घटना घटित होगी जो बक्सर के युद्ध के लिए जिम्मेवार होगी,
है ना दोस्तों। तो जिसमें सिराजुद्दौला ने मीर जाफर से कहा था कि जब ये धोखा दिया कि एक दिन तेरा भी यही हश्र होगा जो आज मेरा हुआ है ना, तो सिराजुद्दौला ने ये बात कहा था और मीर जाफर को फिर अपनी बात याद आई, आखिर हमने भी तो धोखा दिया। फिर इसको गद्दी से हटा के मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता लाया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। इन्होंने कोषागार मुर्शिदाबाद से क्या लाया? कोलकाता लाया था। मुर्शिदाबाद कहाँ था उस समय? बिहार में था, ठीक है। उसको कोलकाता लाया, क्यों लाया, रीजन क्या था? मुर्शिदाबाद जो थी उस समय मतलब बंगाल का सबसे मुख्य क्षेत्र था, क्योंकि बंगाल तो बिहार एक ही था, तो मुर्शिदाबाद सबसे मुख्य क्षेत्र था। इसको यहाँ कोषागार लाने का मतलब क्या हुआ कि जितना धन दौलत था उठा के कहाँ ले लिया? कलकत्ता। क्यों लाया? अब जब मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया तो सोचा कि अगर मुर्शिदाबाद अगर कोषागार रहेगा तो हो सकता है इसका फायदा कौन उठा ले? मीर जाफर उठा ले। इसलिए उन्होंने क्या किया? मुर्शिदाबाद से कोलकाता ले आया कोषागार को। कौन? वारेन हेस्टिंग्स, है ना दोस्तों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। अब यहाँ दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि जो ये सर थॉमस रो ये कौन था? तो उस समय यहाँ के राजा थे, ब्रिटेन के राजा थे, जिनका नाम था जेम्स प्रिंस। क्या नाम था? जेम्स प्रथम था, सॉरी दोस्तों, जेम्स प्रथम था। ये कौन थे? ब्रिटेन के उस समय राजा थे। इनका ये दूत बन के आया था जहांगीर के दरबार में। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनती है। पहला क्वेश्चन क्या है? ये भारत कब पहुंचा, है ना? तो इसका डेट याद रखिएगा, 18 दिसंबर, है ना, 1615 ईस्वी को ये क्या हुआ? भारत पहुंचा। और भारत में कहाँ पहुंचा? सूरत पहुंचता है। ये कहाँ पहुंचता है? सूरत। अब ये जहांगीर से भी मुलाकात नहीं किए हैं, तो जहांगीर से मुलाकात कब करेंगे? ये मुलाकात करेंगे 10 जनवरी 1616 ईस्वी को। कहाँ करेंगे? आगरा में। कहाँ करेंगे? आगरा में ये मुलाकात। ये इसलिए दोनों हमने बता दें ताकि कंफ्यूजन हो। ये भारत पहुंचा, ये क्या हुआ? भारत पहुंचा ये, है ना। और नीचे क्या हुआ? ये जहांगीर से मिला, है ना। जहांगीर से इनकी क्या हुई? मुलाकात हुई। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आज हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि आखिरी क्वेश्चन क्या है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो सबसे पहली बात है कि इस बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 ईस्वी को होता है, ठीक है। बक्सर नामक जगह पे होता है। ये किसके बीच हुआ, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध जो है सबसे पहले तो अंग्रेज तो था ही था, ठीक है। अंग्रेज के साथ किसने युद्ध किया? तो अंग्रेज के साथ उस समय 3 व्यक्ति थे, तीनों को याद रखिएगा। सबसे पहला था मुगल शासक, इसका नाम क्या था? मुगल शासक का नाम शाह आलम द्वितीय। मुगल शासक का क्या नाम था? शाह आलम सेकेंड यानी द्वितीय। उसके बाद अवध का नवाब था। कौन था? अवध का नवाब था। अवध का नवाब कौन था? तो अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला। कौन था? शुजा-उद-दौला, ठीक है। और उसके बाद बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का उस समय नवाब बताए थे कि मीर जाफर को हटाकर किसकी गद्दी बिठा दिया? मीर कासिम को बिठा दिया गया। किसको बिठा दिया गया? मीर कासिम को बिठा दिया गया। आखिर मीर कासिम ने क्यों किया? जब मीर कासिम को भी लगा कि हम अंग्रेजों को बलगा देंगे, अंग्रेजों को भगा देंगे, लेकिन जब इसे देखा कि अंग्रेज मनमानी करते हैं, दस्तक फ्री का उपयोग कर ही रहे हैं, तो ये क्या हो गए कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर दिया बक्सर के युद्ध से पहले। लेकिन इस युद्ध में ये हार जाते हैं, तो मजबूरन ये भाग करके कहाँ चले जाते हैं? अवध में चले जाते हैं। और उसमें नवाब कौन रहता है? अवध का नवाब शुजा-उद-दौला रहता है। और उसमें मुगल शासक कौन रहता है? शाह आलम द्वितीय। इसको मिला करके इन्होंने क्या किया कि ये तीनों मिल करके 1764 ईस्वी में अंग्रेज के खिलाफ बक्सर का युद्ध घोषणा कर देता है ना। तो बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में क्या होती है? इस तीनों की हार होती है। किसकी? इस मुगल शासक, अवध का नवाब, ये तीनों अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है और तीनों हार जाते हैं। और अब पूर्ण रूप से पूरे बंगाल पर अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया।
अंग्रेजी शासन पूरी तरह से यहाँ स्थापित हो जाती है। जब अंग्रेजी शासन स्थापित हो जाती है तो बंगाल को पूरी तरह से अपने कब्जे में कौन ले लेता है? अंग्रेज। तो अंग्रेज की पहली सफलता यहीं से होती है, वह बंगाल पर अधिकार कर लेता है और इसके बाद अंग्रेज ने अब पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा बक्सर के। तो क्वेश्चन भी आती है कि क्या बक्सर का युद्ध जो था और निर्णायक युद्ध था? तो हम कहते हैं कि हाँ, अंग्रेजों के लिए निर्णायक हो सकता है, लेकिन चूंकि प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध दोनों धोखे से जीता गया था। आपने क्या किया कि जो नवाब थे, नवाब के विरोधी को अपने मिला लिया और आप युद्ध जीत ले। आप इसको कहेंगे युद्ध जीतना? कतई नहीं कह सकते, ये धोखा हुआ। अगर हिम्मत थी तो आप जब औरंगजेब शासन कर रहा था, जब जहांगीर शासन कर रहा था, तब करके दिखाते आप। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी उस समय तो आप हुजूरी करने आए थे। तो हुजूर हमें व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। और अंग्रेज साहित्यकार, जो अंग्रेज पक्षधर साहित्यकार, ब्रिटिश पक्षधर साहित्यकार है, वो कहते क्या हैं कि अगर अंग्रेज ना होते तो भारतीय इतना सब न होते। अरे आपको क्या पता, आप क्या जानते हैं इस इंडिया के बारे में, इस भारत के बारे में? ये जब आपकी इतिहास कोई नहीं जानता है ना, तब से ये भारत देश है। ब्रिटिश का जब इतिहास नहीं था तब से ये भारत देश है। और आप हमें कहते हैं हम सब नहीं थे। हम पहले से सब थे और आगे भी सब ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये आपके 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके माध्यम से हमने बहुत सारे क्वेश्चन का आपको बताया। इसके बक्सर के युद्ध के बाद आगे की कहानी, आगे की जो घटनाएं हैं, उसी क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाते रहेंगे और फिर बताते रहेंगे और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री इसी तरह हम खत्म कर देंगे। ये दोस्तों पार्ट 1 के सलाह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना दोस्तों। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।